जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लक्ष्य के यूट्यूब चैनल पर। और पिछली क्लास जो हमारी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चल रही है, जिस पे हम प्रैक्टिस को देख रहे हैं और किस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस को देख रहे हैं, जो वेटेज रखता है लगभग हमारे 50 नंबर का वेटेज रखता है, लगभग क्या पूरे 50 नंबर का वेटेज रखने वाला जो कंसेप्ट है, हमारा जो टॉपिक है, उसकी हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये आज का हमारा जो दूसरा सेट है प्रैक्टिस का, और जो कि जीएस, जीए और करंट अफेयर्स को लेकर प्रैक्टिस है। तो यहाँ पर हमने पिछली क्लास में देखा था कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस टर्म में आ सकते हैं, जीएस के जो क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन जो जीएस से हैं सीधे, और फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन जीए से और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन जो 50 नंबर से होंगे। तो आज भी हम जो है क्वेश्चन नंबर ऑफ 50 लेकर चलेंगे, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है सेकेंड, उस पर हम लोग बात करेंगे। और उस आप लोगों से बस यही गुजारिश है कि आप लोग हर एक क्वेश्चन का, जो आप अगर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर डालिए, केवल देखिए मत। जैसे कि पिछली जो क्लास हमने की थी, प्रैक्टिस की, उसमें संगीता और गोविंद, इन दो लोगों ने काफी अच्छे आंसर्स दिए हैं, और इन दो लोगों के ही कमेंट्स हैं। मैं उन कमेंट्स को छाट देता हूं साइड में अभी यहाँ पर, क्योंकि जिन्होंने गुड लिखा है या अच्छा लिखा है, बेस्ट लिखा है, एक्सीलेंट लिखा है, उनको मैं साइड में छाट देता हूं। क्योंकि मेरा कहना था पिछली क्लास में भी कि जिन लोगों ने क्वेश्चंस के आंसर्स प्रॉपर दिए हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर डाले हैं, मैं उनके लिए जरूर बोलूंगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने यही कहूंगा कि संगीता, जो कि रेगुलर हर एक क्लास को देखती, चाहे इवन मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस की हर एक क्लासेज हो, उस पर वो हमेशा कमेंट्स करती हैं और रेगुलर एक्टिव रहती हैं, तो अच्छी बात है, लगे रहिए इसी तरीके से। गोविंद को भी मैं यही कहूंगा, और लगातार इसी तरिके से इस क्लास में भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो चलते हैं पिछली क्लास की तरह ही आज का हमारा पहला प्रश्न, जो कि हिस्ट्री से ही हम लोग शुरू करेंगे। 5 क्वेश्चन हिस्ट्री के, जो कि कैसे हो, किससे रिलेटेड होंगे, मध्यकालीन भारत से रिलेटेड या एंशिएंट से रिलेटेड होंगे। फिर 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आधुनिक भारत से संबंध रखते होंगे। तो चलिए तो शुरू करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और कई बार दोहराए भी गए हैं। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। गुरु हरगोविंद ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, या गुरु तेग बहादुर ने। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग डालिएगा आंसर। अगर आप लोगों को पता है तो आंसर डालिए, नहीं पता है तो भी थोड़ा सा गैस कीजिए, समझिए और क्वेश्चन का आंसर डालिए। गलती कीजिए, बगैर गलती किए आप लोग सीख नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा ऑप्शन इसका, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन सी में क्या आंसर दिया हुआ है, गुरु अर्जुन देव। जल्दी जल्दी चीजों को लेकर चलते हैं। गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव ने किसको इस समर्थन दिया था, समर्थन दिया था खुसरो को। खुसरो कौन था, खुसरो था जहांगीर का पुत्र। अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने खुसरो को समर्थन दिया था, उसको संरक्षण दिया था। और वह किससे संबंध रखता है, वह संबंध रखता है जहांगीर से। जहांगीर कौन है, जहांगीर है जो मुगल बादशाह है, और जहांगीर का पुत्र है कौन, खुसरो। तो खुसरो ने विद्रोह कर दिया था किसके विरुद्ध, जहांगीर के विरुद्ध। और इस खुसरो को संरक्षण दिया किसको, सिख गुरु अर्जुन देव ने। सिख गुरु अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे, 5वें गुरु थे। और इन्हें सच्चा पादशाह भी कहा गया है। क्या कहा गया है, सच्चा पादशाह भी कहा गया है। देखिए सारे जो इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये क्वेश्चंस बड़े आराम से बन सकता है कि सच्चा पादशाह किस सिख गुरु को कहा गया है, तो गुरु अर्जुन देव जी को कहा गया है, जो कि 5वें सिख गुरु थे। इसके अलावा अगर ऑप्शंस में आप देखें तो गुरु हरगोविंद, तो गुरु हरगोविंद जो थे वो अर्जुन देव के पुत्र थे। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो अर्जुन देव के बाद जो छठे गुरु बने वो कौन बने, गुरु हरगोविंद बने। कौन बने, गुरु हरगोविंद बने। तो जो गुरु हरगोविंद हैं ये छठे गुरु बने, जो कि अर्जुन देव के पुत्र थे। इसके बाद हम देखते हैं कि इनको भी जो है जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई, हरगोविंद जी की, गुरु हरगोविंद जी की, जो कि इस्लाम को इन्होंने कबूल नहीं किया इस कारणवश। तो इसके बाद ही हम देखते हैं कि जो अगला ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन में और क्या दिया हुआ है आपके, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह मैं बता दूं ये 10वें गुरु थे और अंतिम गुरु थे। गुरुओं की श्रृंखला जो सिख धर्म में है उसमें 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। गुरु गोविंद सिंह थे और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा की स्थापना किसने की थी। तो खालसा की स्थापना 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने की थी। तो ये प्रश्न आराम से पूछा जाता है। इसी तरीके से एक और ऑप्शन बच जाता है, उनको भी देख लेते हैं, गुरु तेग बहादुर जी। तो गुरु तेग बहादुर जी कौन से गुरु थे, 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर। जो गुरु तेग बहादुर जी थे वो कौन से थे, 9वें गुरु थे। और इनको जो है औरंगजेब के काल में थे ये, और औरंगजेब ने इनकी हत्या
की थी। तो ये क्वेश्चंस जो और अदर्स और दूसरे जो ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को लेकर आपसे क्वेश्चन अगर पूछ भी लेता है तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इस एक क्वेश्चन से आपने कई आंसर्स देखे होंगे। तो यहीं पे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जल्दी से देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। स्क्रीन पे ऑप्शन देखिए और आप लोग आंसर जानते हैं तो जल्दी से उसका कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए तुरंत, ठीक है। कोशिश कीजिए, कोशिश करना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कोई भी एग्जाम निकाल पाना मुश्किल होता है। प्रैक्टिस इज द मस्ट एनी एग्जाम। तो कोई भी एग्जाम अगर है तो उसमें प्रैक्टिस करना जरूरी होता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको अलग अलग तरीके की कठिनाइयों का सामना करना को मिलेगा जो कि प्रश्नों से संबंधित होगा, तो उसको कीजिए, ठीक है। तो और मैं ये भी कह रहा हूँ, आप लोगों को पता भी होगा कि 20 अगस्त की डेट आ चुकी है किसकी, UPSSC PET की। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है इस समय। कुछ नया मत पढ़िए, नया मत सीखिए, बस प्रैक्टिस करते रहिए और रेगुलर प्रैक्टिस के लिए बने रहिए। मेनली GS GA और करंट अफेयर्स के लिए, जो कि 50 नंबर का वेटेज रखता है, और अगर आप रेगुलर ऐसे बने हुए हैं क्लासेस के साथ तो आपका जो 50 नंबर है वो कहीं और नहीं गया है। तो अगला क्वेश्चन था जो आपके सामने था कि टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक रहा। चांदी का सिक्का जिसे कहा गया टंका, टंका किसे कहा गया, जो चांदी का सिक्का है। क्या है, चांदी का सिक्का, ठीक है। इसको जारी करने वाला कौन शासक रहा। तो ऑप्शंस थे आपके सामने, इल्तुतमिश, रजिया, अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ए होगा, ठीक है। इसका ए होगा आंसर, यानी कि इल्तुतमिश, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है इसे, किसे, इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत, किसका, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक है दिल्ली सल्तनत का कौन, इल्तुतमिश। किस वंश से संबंध रखता है ये, गुलाम वंश से संबंध रखता है, गुलाम वंश से संबंध रखता है। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गुलाम वंश का शासक बना, या इलवरी वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इलवरी तुर्क, मेनली क्या कहा जाता है, इलवरी तुर्क था यह, या फिर गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो ये सबसे क्वेश्चन बड़े आराम से बन जाएंगे। और मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो लोग केवल क्वेश्चंस नोट कर रहे हैं, क्वेश्चंस ही नोट ना करें, बल्कि जो एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ उसको भी आप लोग एक नोटबुक पर नोट करते हुए चलें, ठीक है। तो यहाँ पे चांदी का जो है टंका चलाया इसने, किसने, इल्तुतमिश ने। और इसके साथ ही जीतल नाम का जो सिक्का होता था वो किसका होता था, वो तांबा का सिक्का होता था। किसका होता था, तांबा का सिक्का होता था। जो जीतल नाम का सिक्का है वो किसका होता, तांबा धातु का सिक्का होता था, जो इल्तुतमिश ने जारी किया था। तो इल्तुतमिश ने टंका जो चांदी का सिक्का है, और एक आपका क्या है, जीतल, जो कि एक तांबे का सिक्का है, ठीक है। इसने अपनी जो राजधानी है, पहले जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी होती थी, जो राजधानी थी ऐबक के समय में, दिल्ली की सल्तनत की जो राजधानी है, इसके साम्राज्य की राजधानी जो है वह पहले क्या थी, लाहौर थी। क्या थी, लाहौर थी। और लाहौर से कहाँ स्थानांतरित किया इसने, दिल्ली स्थानांतरित किया। और लाहौर किसके समय में रही, ऐबक के समय में राजधानी दिल्ली सल्तनत की लाहौर रही। फिर दिल्ली किसने स्थानांतरित किया, इल्तुतमिश ने स्थानांतरित किया। बड़े ही आराम से क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इल्तुतमिश ने एक उपाधि भी धारण की थी। कौन सी उपाधि धारण की थी, सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम की उपाधि इसने धारण की थी। किसकी धारण की थी, सुल्तान ए आजम की उपाधि भी धारण की थी। तो किसने धारण की थी, कौन दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का कौन शासक रहा जिसने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की है, तो कौन है, वह है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण करने वाला शासक रहा है इसमें। तो इस तरीके से आपने देखा दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन से भी हम कई सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन जल्दी से लेते हैं, और उसका भी कमेंट आपके आ जाना चाहिए कमेंट बॉक्स में। शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में। और स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन तो दिख ही रहा है, और इसके साथ ही उसके ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। मैं एक बार पढ़ूंगा भी उसे, लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। तो क्या है क्वेश्चन कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया। प्रांतपति मतलब होता है कि राज्यपाल, ठीक है। तो किसे, पर्णदत्त को। पर्णदत्त जो है वह राज्यपाल बनाया गया, किसके द्वारा, और कहाँ का राज्यपाल, सौराष्ट्र का राज्यपाल। ये क्वेश्चन पूछा है, सौराष्ट्र का राज्यपाल
किसने बनाया? पर्णदत्त को। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके सामने चंद्रगुप्त मौर्य, रुद्रदामन, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त। किसने बनाया? स्कंदगुप्त ने इसको बनाया। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही है, स्कंदगुप्त। अगर आप लोगों ने रेगुलर जो क्लासेस, बेसिक क्लासेस की जो वीडियोस हैं जो आप लोगों ने देखी हो, हिस्ट्री की क्लासेस जिसमें मुख्यतः गुप्त साम्राज्य को मैंने समझाया है, तो उसमें मैंने इस चीज का जिक्र किया है कि स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को राज्यपाल नियुक्त किया। कहाँ का? सौराष्ट्र का। तो पर्णदत्त का एक पुत्र था जिसका नाम था चक्रपाणि। ठीक है, पर्णदत्त का एक पुत्र है, पर्णदत्त पुत्र चक्रपाणि। तो जो चक्रपाणि था, इसने चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त के द्वारा बनवाए गए सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। जो चक्रपाणि था, ये गिरनार का क्या था? नगरपाल था, नगरपाल था। और इसने क्या किया? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। देखिए, पुनर्निर्माण जो है कई शासकों ने करवाया, कई लोगों ने करवाया इसका। बाद में पुष्यगुप्त के बनने के बाद पुष्यगुप्त ने बनवाया। सुदर्शन झील को बनवाया किसने था? ध्यान रखिएगा, किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था। किसने बनवाया था? पुष्यगुप्त ने बनवाया था, जो कि राज्यपाल था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यपाल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को जीता और वहां का राज्यपाल पुष्यगुप्त को नियुक्त किया था और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। फिर आगे चल के हम इस गुप्त काल में जब आते हैं, मौर्य वंश के बाद अन्य जो वंश आते हैं, फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है, तो पर्णदत्त को यहाँ पर राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, जिसका पुत्र चक्रपाणि है, उसने सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया। तो स्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को सौराष्ट्र का प्रांतपति नियुक्त किया है। क्लियर है? इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आसान प्रश्न है ये भी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ही है। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा मस्ट है और प्रैक्टिस करते रहिए। 50 नंबर का जो आपका ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, इसमें कहीं भी कुछ भी नहीं जाएगा अगर आप रेगुलर और ईमानदारी से लगे हुए हैं तो। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। स्क्रीन पर दिख रहा है ऑप्शंस आपके सामने। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, ऑप्शंस हैं आनंद, राहुलो भद्र, मक्खली गोशाल या उपाली। ठीक है, तो कौन सा संप्रदाय? भाई आजीवक संप्रदाय की बात हो रही है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक की बात हो रही है। ऑप्शंस आपके सामने हैं स्क्रीन पर और जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिए। तो आजीवक संप्रदाय का संबंध किससे है? मक्खली गोशाल से। मक्खली गोशाल से इसका संबंध है। किससे? मक्खली गोशाल से। मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय के जनक हैं। मक्खली गोशाल आजीवक संप्रदाय की स्थापना से पहले स्वयं महावीर स्वामी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो ये शिष्य थे किसके? महावीर स्वामी के शिष्य थे। तो महावीर स्वामी के शिष्य रहे कौन? मक्खली गोशाल, जो कि आजीवक संप्रदाय के जनक रहे हैं। और 1002 में इन्होंने, कब? 1002 ईसा पूर्व में इन्होंने क्या किया था? आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। तो यहाँ पर हम ये चीज़ें देखते हैं कि आजीवक संप्रदाय के जनक कौन रहे? आपके मक्खली गोशाल रहे। इस आजीवक संप्रदाय मक्खली गोशाल की जो विचारधारा थी वो क्या थी, यह कहा जा सकता है कि यहाँ इनका सिद्धांत क्या था? इनका सिद्धांत जो था, जो आजीवक संप्रदाय है उसका सिद्धांत आधारित था किस पर? कि भाग्यवादी था। क्या था? भाग्यवादी था। भाग्यवाद पर निर्भर करता था। सिद्धांत किस पर आधारित था? भाग्यवाद पर निर्धारित था। यानी कि कर्म का कोई महत्व नहीं है। इन्होंने क्या कहा? कर्म का कोई महत्व नहीं है। जो भी लाइनें बोल रहा हूँ, ये सारी लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनको लेकर क्वेश्चंस हमेशा क्रिएट होते रहे हैं और आगे भी क्रिएट होंगे ही। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं। इसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि कौन मौर्य सम्राट जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो वह था बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। ठीक है, अशोक के पिता और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। आपके स्क्रीन पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पंजाब में है? ठीक है, स्क्रीन पर है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। तुरंत मैं इतने बोर्ड साफ कर देता हूं। तो क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए तुरंत।
कमेंट आने चाहिए, शेयर्स नहीं रुकनी चाहिए भाई, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करो। देखो वीडियोस व्यूज़ तो बहुत लोग कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, सस्टेन भी कर रहे हैं, रुक भी रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, पूरा अपना वो टाइम भी बिता रहे हैं, क्वेश्चंस भी देख रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर देने से वो हिचक रहे हैं, पता नहीं क्यों। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपसे गलती हो रही है तो ये समझिए कि वो गलती आपको सिखाने के लिए हो रही है। गलती करो क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई ये हमारा एग्जाम नहीं हो रहा है कि क्या हो कि एग्जाम हो गया तो फिर हमारे नंबर कट जाएंगे। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। क्या आंसर होगा इसका? ऑप्शन बी, हड़प्पा। जो हड़प्पा है इसका आंसर होगा। तो हड़प्पा जो अभी कहाँ है? पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में कहाँ है हड़प्पा? पाकिस्तान में हड़प्पा अभी आपका मोंटगोमरी जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? मोंटगोमरी जिले में स्थित है। गोमरी जिला है और किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। ठीक है, रावी नदी के किनारे है हड़प्पा। देखिए हड़प्पा जो है ये पहला शहर था सिंधु घाटी सभ्यता में जिसे खोजा गया। ठीक है, जिसे खोजा गया, हड़प्पा को खोजा गया। और ये कब खोजा गया? 1921 में खोजा गया। और किसके द्वारा खोजा गया? दयाराम साहनी द्वारा, जो पुरातत्वविद थे उनके द्वारा खोजा गया हड़प्पा को। ठीक है, इसी वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। चलिए इसके साथ ही और देख लेते हैं, जो ऑप्शंस हैं इसमें उनके भी उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि भाई कालीबंगा है ऑप्शन ए। तो कालीबंगा कहाँ है अभी वर्तमान में? अगर कालीबंगा को देखें तो कालीबंगा कहाँ है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो कालीबंगा है श्री गंगा नगर। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में है बच्चे। कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। इसको 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने खोजा था। कब खोजा था? 1961 में बीबी लाल और बी के थापर ने खोजा था। ठीक है, ये दो पुरातत्वविद थे। इसी तरीके से और ऑप्शंस देखें आपके तो लोथल को 1955 से 1962 में खोजा गया था, ऐसा माना जाता है। दो डेट हैं, 1955 से 1962 के बीच में इसे खोजा गया था। इस दौरान इसकी खुदाई चली थी। और इसको जो खोजा गया वो किसके द्वारा खोजा गया? SR राव के द्वारा खोजा गया। ठीक है, इनके नाम ध्यान रखिए, मिलान करने को आ जाता है। इसी तरीके से एक और जो ऑप्शन बचा आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये कहाँ है? आलमगीरपुर है आपका मेरठ में। किस नदी के किनारे है ये नदी है आपका हिंडन नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है आलमगीरपुर। ठीक है, इसको खोजा गया था 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। 1958 में किसके द्वारा खोजा गया था? यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसको खोजा गया था। ठीक है, तो कालीबंगा जो था वो किस नदी के किनारे था? नदी और लिख लीजिए यहाँ पे, आप लोगों को ध्यान रहेगा। घग्गर नदी के किनारे था। किस नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे। और लोथल हम लोग जानते हैं कि ये कहाँ है? खंबात की खाड़ी में है। ये कहाँ है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में एक बंदरगाह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। क्या रहा है? बंदरगाह भी रहा है। बंदरगाह भी रहा है ये सिंधु घाटी सभ्यता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था एक कार जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो जल्दी से ये कथन है किसी का जिसने भारत शासन अधिनियम 1935 के लिए बोला है। स्क्रीन पर आपके ऑप्शंस हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए। ठीक है, प्रैक्टिस हमें इसी तरीके से करनी है, तुरंत जो है क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। जो भी आपने पीछे पढ़ा है उस ज्ञान के बल पर जो आप आंसर दे सकते हैं वो दीजिए। और क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आपको मिलने वाले हैं एग्जाम्स में भी। ठीक है, तो क्या ऑप्शंस दिया हुआ है? जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी और SC बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को क्या कहा? 1935 को कहा कि ये ऐसी कार है जिसमें ब्रेक तो है
पर इंजन नहीं है, जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। इसी के साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि ये दास्ता का नया आज्ञा पत्र है। और क्या कहा इन्होंने कहा दास्ता का नया आज्ञा पत्र, यानी कि इसने कहा, किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि एक कार की संज्ञा दी जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दास्ता का ये नया आज्ञा पत्र है, यानी कि इससे और ज्यादा दास्ता बनेगी, और ज्यादा हम गुलाम होंगे, हमें स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए जल्दी से, ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ठीक है। एक बार मैं पढ़ देता हूं, क्या है, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का विस्तार किया गया, देसी राजाओं के अधिकारों को सीमित किया गया, सभी राज्यों में द्विसदनात्मक विधानसभा की स्थापना की गई, बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। किस अधिनियम की बात कर रहा है, यह अधिनियम की बात कर रहा है भाई 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत शासन अधिनियम की बात कर रहा है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की बात कर रहा है ये। तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑप्शन ए। इसने क्या किया, सांप्रदायिक आधार पर, जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, सांप्रदायिक आधार पर क्या किया है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया है। किसका विस्तार किया, पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया। यानी कि जब विस्तार किया है तो ये पहले भी आ चुका है, तभी तो विस्तार किया है। तो पहले किस में आ चुका है, पृथक निर्वाचन प्रणाली, तो पहले जो आ चुका है ये 1909 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आ चुका है, 1909 के भारत शासन अधिनियम में ये आ चुका है। क्या आ चुका है, सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन। तो सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन 1909 में किसके लिए किया गया था, तो 1909 में केवल मुस्लिम्स के लिए किया गया था, और उसको आगे बढ़ाया गया और विस्तार दिया गया किसमें, 1919 में। 1919 में मुस्लिम्स के अलावा, मुस्लिम्स को तो 1909 में दे ही दिया गया था, पृथक निर्वाचन कर ही दिया गया था। 1919 में इसमें क्या किया गया, इसमें दलित वर्ग नहीं, ईसाई, सिख, एंग्लो भारतीय आदि ग्रुप जो थे, इनके लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। तो हम यहाँ पर ये चीज देखते हैं कि इसको विस्तार जो किया गया 1919 में, वो किसका किया गया, 1909 में किए गए पृथक निर्वाचन का विस्तार को 1919 में और धर्मों में भी बढ़ा दिया गया था, ठीक है। इसको 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कहते हैं मॉन्गट्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसको क्या कहते हैं, मॉन्गट्यू चेम्सफोर्ड सुधार, ठीक है, मॉन्गट्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, ठीक है। इसी तरीके से 1909 को क्या कहते हैं, 1909 को जानते हैं हम लोग मोर्ले मिंटो सुधार। क्या कहते हैं, मोर्ले मिंटो सुधार कहते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट्स भी करते रहिएगा, ठीक है। मोर्ले मिंटो सुधार। जैसे मॉन्गट्यू हैं तो ये भारत के राज्य सचिव हैं, कहाँ, लंदन में बैठे हुए हैं ये भाई साहब। और चेम्सफोर्ड जो है वो भारत के कौन है, वाइसरॉय हैं, ठीक है। इसी तरीके से मोर्ले भारत के जो राज्य सचिव हैं 1919 में, कहाँ, इंग्लैंड में, लंदन में। और ये जो मिंटो हैं, लॉर्ड मिंटो, ये कौन है, भारत के वाइसरॉय हैं, ठीक है, भारत के वाइसरॉय हैं। तो ये क्वेश्चंस आराम से आप लोगों से पुटअप हो सकते हैं, और एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो पीईटी का एग्जाम में कहीं दूर नहीं गया है, तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे क्वेश्चन अगर कई बार पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम से पूछा गया है, तो स्क्रीन पर है आपके, पढ़िए और आंसर दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ठीक है। जल्दी से आंसर दीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए फिलहाल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी कि सांप्रदायिक पंचायत के नाम से भी जाना जाता है, इसे कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से, सांप्रदायिक पंचायत या कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, कम्युनल अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो लाया, ये कौन लेकर आया, तो ऑप्शन है आपके सामने, किसने घोषित किया, रैमजे मैकडोनाल्ड, स्टेनले बॉल्डविल,
नेविल चैम्बरलेन, विस्टन चर्चिल। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड है। रैमजे मैकडोनाल्ड कौन है? ये इस समय जो है इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, प्रधानमंत्री है। इसने, इसमें क्या था? इसमें ये था कि जो मुस्लिम्स हैं, यानी कि 16 अगस्त 1932 को इसने कम्युनल अवार्ड को दिया। इसमें क्या किया गया? माफी, मुस्लिम नहीं, दलित के लिए पृथक निर्वाचन मंडल किया गया, क्योंकि इससे पहले दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी और रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को इसकी घोषणा कर दी कि दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल होगा। तो इस समय जो है गांधी जी कहाँ थे? गांधी जी इस समय थे यरवदा जेल में। यरवदा जेल में, यरवदा जेल कहाँ है? महाराष्ट्र, पुणे में है, ठीक है, महाराष्ट्र पुणे में है। तो यरवदा जेल में थे ये। यहाँ पर इन्होंने इस पंचाट के विरोध में क्या कर दिया? आमरण अनशन शुरू कर दिया। आमरण अनशन जो है यहाँ पर शुरू ये कर देते हैं, आमरण अनशन शुरू कर दिया। अब आमरण अनशन इन्होंने जब शुरू कर दिया तो क्या हुआ कि इसको रोकने के लिए, इन आमरण अनशन को खत्म करवाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, और अन्य जो कुछ प्रमुख नेता थे जैसे पुरुषोत्तम दास थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने अब यहाँ पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से बात की। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर से अनुरोध किया कि वह किससे मिले? जाकर गांधी जी से मिले। कहाँ पर? यरवदा जेल में। फिर बी.आर. अम्बेडकर कहाँ पहुंचे? यरवदा जेल पहुंचे और यहाँ पर क्या हुआ? गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ। गांधी अम्बेडकर पैक्ट हुआ, जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पूना पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है कि पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। पूना पैक्ट किस किस के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ 24 सितंबर 1932 को। कब हुआ पूना पैक्ट? पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को, ठीक है। 16 अगस्त 1932 को ये पंचाट आया, गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे और 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते के अनुसार जो है दलित वर्ग का प्रांतीय विधानमंडलों में भी सीटें बढ़ाई गई और इसके साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल में भी 18% सीटों को बढ़ाया गया। चलिए तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह था हमारा आज का जो 8वां प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न है इतिहास से संबंधित कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई नई समिति का नाम क्या था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई नई समिति का नाम क्या था? तो जलियांवाला बाग समिति जो हत्याकांड, बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में, तो ये कई बार आया हुआ है। चूंकि हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं इस समय, तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाकर डालिए आंसर। और शेयर नहीं रुकने चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। व्यूज बढ़ रहे हैं, कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, लोगों के आंसर देने से लोग घबरा रहे हैं, पता नहीं क्यों। लेकिन यहाँ पर इस कमेंट बॉक्स में आंसर देने से आपकी योग्यता का कोई भी या किसी तरीके से परिचायक नहीं हो सकता है। कमेंट बॉक्स में आंसर डालने को मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, ठीक है। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ। तो ऑप्शंस क्या हैं? साइमन कमीशन, हंटर कमीशन, रेमंड कमीशन या लिन लिथगो कमीशन। तो इसका आंसर क्या होगा? हंटर कमीशन। हंटर आयोग जो है वो किस लिए बनाया गया था? वह बनाया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। हत्याकांड की जांच के लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए, क्योंकि एक पिछले वीडियो में भी मैंने इसको लेकर बात की थी। तो कब हुआ था? 13 अप्रैल
1919 में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। तो इसमें क्या किया गया था? इसमें जनरल डायर के ऊपर जांच बिठाई गई थी, जिसने बिना किसी पूर्व सूचना के जलियांवाला बाग में स्थित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। तो इसके लिए कौन सा आयोग बना? हंटर आयोग बना। कौन सा आयोग बना? हंटर आयोग बना। और ये हंटर आयोग जो है 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें से 3 जो थे वो भारतीय थे। जिसमें से 3 कौन थे? भारतीय थे और 4 अंग्रेज थे। 3 भारतीय, चमन लाल सीतलवाड़ा, भारतीयों के नाम लिख लीजिए इसमें। भारतीय जो थे चमन लाल सीतलवाड़ा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा पंडित जगत नारायण, पंडित जगत नारायण। और तीसरे थे शहजादा सुल्तान अहमद खां। शहजादा सुल्तान अहमद खां, ठीक है, सुल्तान अहमद खां। तो ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हुआ एक। तो इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना क्यों बनी हुई है? इसका कारण ये रहा है कि ये अभी हाल ही में करंट अफेयर्स में भी रहा है। इसके 100 वर्ष भी पूरे हुए थे कुछ समय पहले 2019 में, क्योंकि 20 का हम काल देखते हैं कि कोविड-19 के कारण रहा, तो एग्ज़ाम वगैरह भी इसमें नहीं हो पाए, जिसकी वजह से इससे रिलेटेड करके क्वेश्चंस नहीं बन पाए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अजय, तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, साथ में ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो भाई बार बार मैं नहीं बोलूँगा, तो जल्दी से आंसर दे दो कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा इसका आंसर। तो बंग भंग को लेकर है, और पिछली जो वीडियो थी या क्लास थी हमारी प्रैक्टिस की, उसमें भी मैंने बंगाल विभाजन को लेकर प्रश्न किया था। तो ये हमें तैयार करना है, हमें जो है अपने सारे कंसेप्ट को अच्छे से तैयार करना है, और उसी को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ऑप्शन है, तो आंदोलन कौन सा शुरू हुआ था बंग भंग के बाद? सविनय अवज्ञा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से डालो बच्चों, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन था। कौन सा आंदोलन? स्वदेशी आंदोलन था। इसको लेकर हमने बात की है पिछली क्लास में भी। स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में आया। किसके विरोध में आया? बंगाल विभाजन के विरोध में आया। और इसके लिए कहाँ पर ये इस आंदोलन को शुरू किया गया? यह आंदोलन शुरू किया गया कलकत्ता के टाउन हॉल से, ठीक है, कलकत्ता के टाउन हॉल से इसको शुरू किया गया। किसको? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को। देखो, स्वदेशी आंदोलन को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या होता है लोगों को, ये असहयोग आंदोलन से जोड़ देते हैं लोग, ठीक है। क्या कर देते हैं? असहयोग आंदोलन से जोड़कर पढ़ते हैं, जो कि गलत है। असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, जो कि 1920 में हमने देखा था। जबकि स्वदेशी आंदोलन जो है, स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बहिष्कार आंदोलन भी कहा जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो बंगाल विभाजन के विरोध में हुई थी। और कब हुई थी? 1905 में इसको शुरू किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट एक ही है, कोई रटने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 7 अगस्त 1905। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो अब 10 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। 10 क्वेश्चन जो किसके हो चुके हैं? ये हिस्ट्री से रिलेटेड 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर वो ज्योग्राफी को लेकर है, और बड़ा ही आसान प्रश्न है ज्योग्राफी को लेकर। फैक्चुअल क्वेश्चंस आपसे पुटअप होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा कि आपसे कंसेप्चुअल ज़्यादा पूछे। जैसे कि पिछली क्लास में मैंने कंसेप्चुअल का भी एक उदाहरण दिया था, पश्चिमी विक्षोभ है या भारत की जो एक अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं उसको। तो जिन्होंने प्रैक्टिस सारी की है, मैं कह रहा हूँ कि GS, GA और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसमें कोई दिक्कत उनको नहीं होने वाली है। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। तो क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है। तो ऑप्शन है आपके सामने, 1/4, आधा, 2/3 या 3/5 या 3/5 भाग।
तो क्या होगा आंसर इसका? इसका आंसर होगा आपका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन होगा सी, ये 2/3। ऑप्शन होगा सी, 2/3। जिन लोगों ने भी 2/3 आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। तो हम पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई पृथ्वी को नीला ग्रह? नीला ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? किस ग्रह को कहते हैं? पृथ्वी को कहते हैं, क्योंकि इस पर जल की उपलब्धता है, जल की उपलब्धता है, और जल जो है इसके अधिकांश भागों में फैला हुआ है, जो कि इसका 2/3 हिस्सा कवर करता है। इस वजह से यह अंतरिक्ष से कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। कहाँ से? अंतरिक्ष से। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम नीला ग्रह भी कहते हैं, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से, ये भी ज्योग्राफी से है कि निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? यानी कि जो कौन सा महाद्वीप है ऐसा जिसमें मैदानी भाग सबसे ज्यादा है? तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं आपके सामने? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका कमेंट क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए, आंसर क्या होगा इसका? जल्दी से आंसर मैं अभी बताता हूं, लेकिन कमेंट करो और शेयर करना शुरू कर दो जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है? तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा यूरोप। क्या होगा बच्चे आंसर? आंसर होगा यूरोप, ठीक है? यूरोप इसका आंसर होगा। क्लियर है? आंसर क्या होगा? यूरोप। तो यूरोप इसका आंसर होगा कि यूरोप का जो क्षेत्रफल है उसमें मैदानी भाग जो है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है? सभी कॉन्टिनेंट्स में हम देखते हैं कि जो यूरोप का जो मैदानी भाग है वो क्या है? सबसे ज्यादा। देखिए क्वेश्चन ये वो हैं जो वहां से उठाए गए हैं जहां पर से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस बनने अब बंद हो चुके हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई नॉर्मल पूछ लेगा तो एक आधा क्वेश्चन आपसे सीधा सीधा पूछ लेगा, लेकिन जो चीजें घुमा के या फैक्चुअल हैं, तो फैक्चुअल में भी फैक्ट्स क्या हैं वो क्वेश्चंस आपके सामने यहाँ पर रखे हुए हैं। तो चलिए इसी के बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है। क्या है कि लातूर किस प्रांत में है? भाई राज्य का नाम पूछ लिया है कि लातूर एक शहर है, एक क्षेत्र है, एक जगह का नाम है, और उसको पूछ लिया है कि किस राज्य में है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, एक बार मैं ऑप्शंस भी बोल देता हूं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर है, आंसर दीजिएगा जरूर, ठीक है? क्या है? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। जो लोगों ने भी महाराष्ट्र आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में, ठीक है? ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों हम इसे पूछ रहे हैं? क्योंकि लातूर में एक बार जो है भूकंप बहुत ही बड़े पैमाने पर आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर तबाही हुई थी 1993 में। 1993 में क्या हुआ था? यहाँ पे भूकंप आया था और इसकी वजह से यहाँ पे तबाही हुई थी। और भूकंप आने का जो कारण था वह क्या था? भूकंप से तबाही हुई थी। भूकंप आने का कारण था यहाँ पर कोयना जो नदी है, कोयना नदी पर बनाया गया एक बांध था। उसकी वजह से बांध के बनाए जाने के कारण यह आया था कोयना और भीमा। कोयना और भीमा ये दोनों नदियां जो हैं ये किसकी सहायक नदी हैं? ये कृष्णा की सहायक नदी हैं, जो महाराष्ट्र से निकलती है मेनली कोयना। तो ये दोनों जो नदियां हैं इनके बीच का जो एक भ्रंश क्षेत्र है वहां पर जो है क्या बनाया गया था? बांध बनाया गया था, और उस बांध की वजह से भूकंप आया था 1993 में, जिसकी वजह से काफी भारी पैमाने पर तबाही वहां पर देखने को मिली थी। तो कोयना और भीमा किसकी सहायक नदियां हैं? कृष्णा की सहायक नदियां। ध्यान रखिएगा। लातूर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। तो बेसिक क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। तो ये मैन मेड, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैन मेड भूकंप था, नेचुरल नहीं था। तो अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं हम लोग कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है। पीर पंजाल श्रेणी किसकी बात की जा रही है? पीर पंजाल की बात की जा रही है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर डालिए जल्दी से। स्क्रीन पर आपको ऑप्शंस दिख ही रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, थोड़ी सी नॉलेज अगर आप ज्योग्राफी के रखते हैं तो बड़े आराम से आंसर दे सकते हैं। तो आंसर क्या होगा इसका? पीर पंजाल कहाँ है? पीर पंजाल है J&K में, यानी कि जम्मू और कश्मीर में यह श्रेणी हिमालय की पाई जाती है, पीर पंजाल में, ठीक है? इसी तरीके से धौलाधर श्रेणी है जो हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः पाई जाती है। महाभारत पर्वत श्रेणियां हैं जो कि नेपाल में पाई जाती हैं। तो ये जो पर्वत श्रेणियां हैं या पीर पंजाल जो है ये किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? तो ये हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। किसका है? हिमालय पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। या धौलाधर किसका है? हिमालय पर्वत श्रेणी का है। महाभारत जो नेपाल में किसका है? हिमालय पर्वत श्रेणी का है। माउंट एवरेस्ट किसका? माउंट एवरेस्ट भी जो है वो किस पर है? ग्रेट हिमालय पर है, महान हिमालय पर है। किस पर है? महान हिमालय पर है। और महान हिमालय कहाँ है? ये
माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, ठीक है, नेपाल में। बहुत से लोग भारत लगा के आते हैं आंसर, जो कि गलत होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से फटाक से। ये आया है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी से कह सकते हैं, और या फिर कह सकते हैं सेंसस से, 2011 की जनगणना से। पिछली क्लास में, पिछली प्रैक्टिस में भी मैंने 2011 की जनगणना को इंट्रोड्यूस किया था, क्योंकि 2011 की जनगणना से प्रश्न आने की संभावना पूरी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि अभी तक 2021 की जनगणना नहीं हुई है कोविड-19 महामारी के कारण। तो हमसे अगर जनगणना से प्रश्न पूछेगा तो 2011 की जनगणना को लेकर प्रश्न जरूर पूछेगा। जो पॉपुलेशन सेंसस है कब का? 2011 का। चलिए, तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 में देश के निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर सबसे कम थी। साक्षरता दर सबसे कम थी। तो ऑप्शन है ओडिशा में, बिहार में, झारखंड में या छत्तीसगढ़ में। तो जो साक्षरता दर है, किसकी बात कर रहा है? साक्षरता दर की बात कर रहा है। तो जो लिटरेसी रेट है वो कहाँ पर सबसे कम हुआ? ऑप्शंस में दिया हुआ है, आंसर दीजिए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में आंसर दे दो भाई, ठीक है। बहुत ही आंसर जो है कम आते हैं, 2-3 लोग ही आंसर देते हैं, लेकिन व्यूअर्स ज़्यादा हैं, व्यूज दे रहे हैं और रुक भी रहे हैं। मुझे इतना भी पता है कि वो आराम से सब पूरी क्लास को भी कर रहे हैं, लेकिन अपना कमेंट जरूर डालो, आंसर जरूर दो, ताकि आप लोगों को खुद पता चले कि आप जो है कितना सब पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं। तो किस राज्य में सबसे कम देखी गई? बिहार राज्य में सबसे कम लिटरेसी रेट देखा गया, जो कि 61.8% था। कितना था? 61.8% था। अगर हम टॉप 5 ऐसे राज्यों को देखें जहां पर लिटरेसी रेट कम रही, तो बिहार जो है सबसे ऊपर आएगा, जिसमें लिटरेसी रेट सबसे कम रही। और उसके बाद हम देखेंगे तो उसके बाद आता है आपका आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद राजस्थान, फिर उसके बाद झारखंड, इसके बाद बिहार के बाद क्या आता है? अरुणाचल प्रदेश। कौन आता है? अरुणाचल प्रदेश आता है। अरुणाचल प्रदेश में जो लिटरेसी रेट रहा वो बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा रहा। कितना रहा? 65.4% रहा। 65.4% रहा। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इसके बाद आता है राजस्थान का नंबर 66.1। राजस्थान कितना रहता है? 66.1% रहता है। फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है आपका झारखंड का नंबर, फिर आंध्र प्रदेश का नंबर, ठीक है। झारखंड, फिर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, झारखंड में कितना लिटरेसी रेट था? झारखंड में था 66.4, आंध्र प्रदेश में 67, 66.4 और आंध्र प्रदेश में 67%। तो ये लिटरेसी रेट जो है ये टॉप ऐसे राज्य है जो नीचे से टॉप है ना। तो सबसे पहले सबसे कम कहाँ है? बिहार में है। फिर उससे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश से ज़्यादा राजस्थान में। राजस्थान से ज़्यादा झारखंड में, और झारखंड से ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। तो साक्षरता दर जो लिटरेसी रेट है वो आपके सामने ये दी गई है। तो आंसर क्या होगा हमारे इस प्रश्न का? बिहार। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इकोनॉमी को लेकर है। इकोनॉमी से क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमी से रिलेटेड है। और आपकी स्क्रीन पर है, क्या है क्वेश्चन कि भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा है? बड़ा ही आसान प्रश्न है। भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन स्क्रीन पर है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, पीवी नरसिम्हा राव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, इनको 1991 में, जो कि भारत में ये वित्त मंत्री थे। कौन थे प्रधानमंत्री इस समय? प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उदारवादी या उदारीकरण किया, यानी कि भारत के रास्ते जो है वो विदेशी कंपनियों के खोले, यानी कि एफडीआई का रास्ता इन्होंने एक तरीके से साफ किया। और भारत में क्या हुआ? विदेशी जो निवेश है वो आना शुरू हो जाता है। क्या आना शुरू होता है? विदेशी निवेश आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर होता है मनमोहन सिंह। अगला क्वेश्चन इकोनॉमी से ही है, क्योंकि इकोनॉमी से ही वही 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 5 क्वेश्चन हम लोग एवरेज लेकर चल रहे हैं। कि भारत में छिपी हुई बेरोजगारी, या जिसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी। प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है या छिपी हुई बेरोजगारी है, वह कहाँ पाई जाती है या मुख्य रूप से संबंधित है किस क्षेत्र से?
कृषि क्षेत्र से देखिए 4 विकल्प दिए हुए हैं, 4 जो है स्टेटमेंट टाइप्स है, फिर उसके बाद इसमें से बताना है आपको कृषि क्षेत्र से, ग्रामीण क्षेत्र से, विनिर्माण क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, ऑप्शन ए 1 और 3, 2 और 4, 3 और 4 और 1 और 4। तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। आंसर क्या होगा, डी 1 और 2, 1 और 2। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है? सीधा सा कंसेप्ट इसमें यह है कि जहां पर एक व्यक्ति की आवश्यकता है, किसकी, एक व्यक्ति की आवश्यकता है जिस कार्य को करने के लिए, वहां पर 2 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, यानी कि यदि इसमें से एक व्यक्ति को काम से निकाल भी दिया जाए तो उत्पादन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कृषि क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार की बेरोजगारी को देखा जाता है, यानी कि यदि एक खेत में जो है कार्य करने के लिए 5 व्यक्ति पर्याप्त है, लेकिन वहां पर 10 व्यक्ति लगे हुए हैं, यानी कि बाकी के जो 5 हैं वो बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, वहां पे बेरोजगार हैं, यानी कि संख्या जो है ज्यादा है कार्य करने वालों की, जबकि आवश्यकता जो है 5 की ही है। तो इसे छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में, आसान प्रश्न है, इसका आंसर आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन के आते ही आंसर आ जाना चाहिए कि निम्नलिखित में से किस उत्पादन को हरित स्वर्ण यानी कि ग्रीन गोल्ड कहा गया है? तो ऑप्शन है बांस, कॉफी, बासमती चावल या आम। तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करो जल्दी से, तुरंत फटाफट से जो है जल्दी से कमेंट करो। आंसर क्या होगा इसका, आंसर होगा बांस। बांस को क्या कहा जाता है, हरित सोना कहा जाता है, हरित स्वर्ण कहा जाता है या ग्रीन गोल्ड कहा जाता है। हरित स्वर्ण किसे कहा जाता है, हरित स्वर्ण कहा जाता है बांस को कहा जाता है। बांस मुख्य रूप से उत्तर पूर्व भारत में उगाया जाता है और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में उगाया जाता है, और मुख्य रूप से व्यवसाय का एक प्रमुख साधन भी जो है वो क्या है, बांस है। बांस जो है व्यवसाय का एक प्रमुख साधन है और जल्दी ही ये उगने वाली फसल भी है, यानी कि बांस से टोकरी बनाना इत्यादि या फिर छतरी बनाना, ऐसी बहुत सारी चीज़ों का उपयोग बनाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसका व्यवसाय में या व्यवसाय के लिए उत्पादन करने में महत्वपूर्ण स्थान है। खासतौर पर उत्तर पूर्व राज्यों में व्यवसाय का एक प्रमुख साधन भी है बांस। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हरित स्वर्ण किसे कहा जाता है, बांस को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आसान प्रश्न है, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन ही है कि बैंकों के नगद कोष अनुपात में कमी का प्रभाव होता है। बैंकों में नगद कोष अनुपात, भाई नगद कोष अनुपात की बात कर रहा है, यानी कैश रिजर्व रेशियो। आप लोगों ने SLR, CRR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब के बारे में पढ़ा होगा। तो यहीं से ये प्रश्न है कि जो CRR है उसके प्रभाव को पूछ रहा है ये। तो ठीक है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन दिख ही रहा है, ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। तो CRR को पूछ रहा है, कैश रिजर्व रेशियो को पूछ रहा है, हिंदी में बोला हुआ है बैंकों के नगद कोष अनुपात। हिंदी में क्या है इसका आंसर जो है, नगद कोष अनुपात। तो जो नगद कोष अनुपात है, कैश रिजर्व रेशियो है, उसका क्या कंसेप्ट है, ठीक है, उसका क्या कंसेप्ट है? तो क्या कंसेप्ट दिया हुआ है कि इसकी कमी का प्रभाव होता है, ठीक है, इसकी कमी का क्या प्रभाव होगा, अगर इसमें कमी कर दी जाए तो बैंकों के लिए पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है, बैंकों की आय में वृद्धि, बैंकों के द्वारा प्रतिभूतियों की मांग में वृद्धि, बैंकों को शाख प्रसार के लिए अधिक धन की उपलब्धि, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, बता देता हूं, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगर किसी को नहीं पता है तो वो सुन लें बस आराम से, ठीक है, और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों में। चलिए, तो उपरोक्त सभी क्यों बोला, क्योंकि CRR है क्या, पहले तो ये समझो CRR क्या होता है। CRR कैश रिजर्व रेशियो होता है, यानी कि बैंकों को एक जो राशि है, राशि जो है एक बैंकों को एक दर पर RBI के पास, किसके पास, RBI के पास नगद रखना होता है, कैश रखना होता है, ठीक है। और ये जो दर है, ये दर कौन तय करता है, ये दर तय करता है आपका RBI तय करता है। कौन तय करता है, RBI तय करता है CRR को। कि मान लिया कि बैंक की कुल जो आय है वो कितनी है, 100 रुपया है, और 100 रुपये में से 4% तय कर दिया RBI ने कि इतना जो है आपको CRR के रूप में रखना है। तो जो 4 रुपया है वो कौन रखेगा, बैंक जो है वो किसके पास, RBI के पास रखेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाए कि RBI इस दर को घटा के 2% कर दे, तो अब कितना रखेगा, 2% रखेगा, यानी कि 2 रुपया जो है अब बैंक के पास ही रहेगा। तो बैंक क्या करेगा,
उस यानी कि कमी कर दी। अब यहाँ पे यही क्वेश्चन है कि कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो बैंक के पास 2 रुपया अब एक्स्ट्रा बचेगा, तो उसका उपयोग करके बैंक की आय में वृद्धि होगी। वह बैंक जो है अब ज़्यादा से ज़्यादा डिवेंचर, गवर्नमेंट डिवेंचर्स को खरीद सकता है और इसके साथ साथ अपने ब्रांचेस को भी वो बढ़ा सकता है और ज़्यादा व्यापार को बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके पास अब पैसा ज़्यादा बच रहा है। पहले क्या होता था कि 2 रुपया कम बचता था, क्यों बचता था, क्योंकि वो आरबीआई के पास जमा कर देता था, क्योंकि आरबीआई ने उतना सीआरआर तय किया हुआ है। अब यहाँ पे 2% कम कर दिया तो यहाँ पर उसके पास, बैंक के पास ज्यादा बचा, तो इस वजह से ये प्रभाव, यानी कि आंसर क्या होगा हमारा, उपरोक्त सभी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन है, हिंदू संवृद्धि दर का संबंध किस संवृद्धि दर से, यानी कि ग्रोथ रेट से है। अगर हम हिंदू ग्रोथ रेट बोल रहे हैं तो उसका संबंध किससे है, तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, माफ कीजिए, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जनसंख्या, खाद्यान्न या प्रति व्यक्ति आय। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जीडीपी। क्या होगा आंसर इसका, जीडीपी से होगा। हिंदू ग्रोथ रेट अगर हम बोल रहे हैं तो उसका आंसर जीडीपी से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हालांकि इस कंसेप्ट को प्रोफेसर राजकृष्णन ने दिया था। हिंदू ग्रोथ रेट को किसने दिया था, प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था। ठीक है, प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था, तो ध्यान रखिएगा ये इसका आंसर होगा, 1981 में दिया था। अगला क्वेश्चन है पॉलिटी से रिलेटेड करके, अब क्वेश्चन आ गए, 5 क्वेश्चन पॉलिटी से भी हैं, तो वही पॉलिटी के भी क्वेश्चन हमें देखने हैं। स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन है, पंचायत को लेकर क्वेश्चन है और सरपंच को लेकर क्वेश्चन है, तो पढ़िए आराम से और आंसर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए कि क्या इसका आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है आपका कि पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है, पंचायत के सरपंच का चुनाव कैसे होता है। तो पंचायत है और भाई उसके सरपंच हैं, कौन है, सरपंच हैं, तो इसका चुनाव पूछ रहा है वो कैसे होता है। तो ऑप्शंस क्या दिया हुआ है आपका, ऑप्शन दिया हुआ है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, पंचायतों के पंचों के द्वारा, या राज्य सरकार के द्वारा मनोनयन, जिलाधीश के द्वारा मनोनयन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि पंचों के द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से होता है, पंचों के द्वारा होता है, पंचों के द्वारा जो है इसका चुनाव किया जाता है, सरपंच का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, पंचों के द्वारा किया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा किसके उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, किस आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग चलाकर हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को महाभियोग अगर लगाना है, हमें राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है, तो उसका आधार क्या होगा, उसका आधार क्या होगा, जल्दी से बताइए, उसका आधार क्या होगा। ऑप्शंस आपके सामने दिए ही हुए हैं, एक बार पढ़ देता हूँ। सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन, या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, संविधान का उल्लंघन, यानी कि संविधान का उल्लंघन करने पर या उसका अतिक्रमण करने पर क्या होगा कि राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दिया जाएगा, महाभियोग चलाया जाएगा उसे पद से हटाने के लिए। और महाभियोग को संविधान के किस अनुच्छेद में बताया गया है, जल्दी से कमेंट कीजिए, 61 में। और महाभियोग की प्रक्रिया को हमने किस देश से लिया है, यह हमने लिया है यूएसए से लिया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया है। ठीक है, इसको मैंने समझाते हुए, क्लास में भी समझाते हुए काफ़ी डिटेल में मैंने इन चीज़ों को समझाया था। तो जिसको और इसको डिटेल में देखना है तो आप जो है पॉलिटी की क्लासेस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासेस को। तो स्पष्ट रूप से एक अलग ही वीडियो है इस पर। और आर्टिकल 56 में इस चीज़ में बताया गया है कि संसद में जो है महाभियोग की प्रक्रिया को चलाया जाएगा। महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ चलाई जाएगी, संसद में चलाई जाएगी, पार्लियामेंट में चलाई जाएगी, उसके अतिरिक्त कहीं और नहीं चलाई जा सकती है। और संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, पॉलिटी से है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, ऑप्शंस हैं, संविधान लिखित है, यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ऑप्शंस क्या, ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। आंसर क्या होगा कि भाई सीधी सी बात है कि भारत में प्रजातंत्र की बात हो रही है ना, लोगों का शासन है। लोगों का शासन कैसे आएगा, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जनता को सरकारों को चुनने या बदलने का अधिकार। ठीक है, तो जनता ही चुनती है किसको, सरकार को। सरकारें जहां जनता द्वारा चुनी जाती हैं वहां क्या होता है, प्रजातंत्र होता है। तो भारत में प्रजातंत्र जो है
यहाँ से आता है। तो बड़ा ही आसान प्रश्न है, थोड़ा सा सोचने, बस हल्का सा दिमाग लगाइए और हो जाएगा। ये रटने वाले क्वेश्चंस नहीं है। और इसी तरीके के प्रश्न जो है लगातार बनने की पूरी संभावना है, क्योंकि एग्जामिनर भी पेपर सेट करते समय ये जानता है कि आपने जो है सारे आर्टिकल्स रट डाले हैं, सारे कंसेप्ट रट डाले हैं, लेकिन अगर बस थोड़ा सा एथिकल क्वेश्चन पूछ ले जैसे ये क्वेश्चन है तो वहां पर जो है घूमने लग जाते हैं। तो ये चीज नहीं करनी है। तो आराम से सोचिए और ऐसे क्वेश्चन करिए। और यही कारण है कि प्रैक्टिस जो है हम लगातार कर रहे हैं यहाँ पर। दूसरा भी ये प्रैक्टिस है, जिन्होंने पहली नहीं किया पहली भी कर लो भाई, दूसरी भी कर लो और शेयर करते रहो अपने दोस्तों में। चलिए अगला क्वेश्चन है, आसान प्रश्न है ये भी, कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। स्क्रीन पर आपके ऑप्शन है, विधि के समक्ष समता, अवसर की समता, या धर्म की स्वतंत्रता, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या पूछा है, केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो जिन्होंने मौलिक अधिकारों वाला क्लास किया हुआ है पूरा, पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भाई प्लेलिस्ट में जाओ और पढ़ लो, रिवाइज कर लो सारी चीज़ों को एक बार फिर से पॉलिटी की क्लासेस में। तो उसमें सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि व्यक्ति क्या होते हैं, विदेशी नागरिक क्या होते हैं और नागरिक क्या होते हैं। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि कौन से मौलिक अधिकार विदेशियों के हैं और नागरिकों के पास हैं। तो यहाँ पे केवल पूछ रहा है, केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। तो इन चार ऑप्शंस में से क्या आंसर होगा, अवसर की समता, जो भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। कौन सा, अवसर की समता। अवसर की समता जो इन चार ऑप्शंस में बोला हुआ है, तो एक कौन सा, अवसर की समता जो दिया हुआ है, अवसर की समता जो कि किसमें है, आर्टिकल 16 में है। ठीक है, आर्टिकल 16 में, अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समता की बात की गई है वो केवल भारतीयों को से ही संबंधित है, उनको ही प्राप्त है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वो कौन कौन से अधिकार हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, केवल भारतीयों को प्राप्त है, कौन कौन से अधिकार हैं। तो जैसे आपका 15, 16, 19, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 जो हैं, ये 5 अधिकार जो हैं केवल और केवल भारतीयों के पास है, केवल भारतीयों के पास है। ये अधिकार, ये मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। इन मूल अधिकारों के अलावा जो अन्य मूल अधिकार हैं वो विदेशी नागरिक भी एंजॉय कर सकते हैं हमारे यहाँ, लेकिन इन 5 अधिकारों पर केवल भारतीय नागरिकों का अधिकार है, अन्य मूल अधिकारों के साथ साथ। ठीक है, क्लियर है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो नॉर्मल ऐसे ही नंबर्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, या जैसे आपको शब्दों में मैंने आपके सामने रखा इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पर, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न तो एक बार आया हुआ है, कई बार मतलब एक एग्जाम में जो कि आपके उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। चूंकि ये प्रश्न जो है आपके यूपीपीएससी में आया हुआ है और इस वजह से मैंने इसको इसमें डालने की कोशिश की गई है कि यूपी ट्रिपल एससी में इस तरीके का प्रश्न पूछने की संभावना ज्यादा बनी हुई है। जैसे क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय। तो भैया प्रस्तावना वाला क्लास जिन्होंने देखा है उसका आंसर ये तुरंत दे देंगे। स्क्रीन पर जो है आपके क्वेश्चन है, अभी पढ़ भी दूंगा भाई, है जिनको पढ़ने में तकलीफ होती है उनके लिए पढ़ भी देंगे। ठीक है, तो लिखिएगा क्वेश्चन जो है कि संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता एवं भ्रातृत्व यानी कि बंधुत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसी क्रम में, यानी कि पूछ रहा है कि न्याय कितने हैं, स्वतंत्रताएं कितनी हैं, या समता कितनी है, या भ्रातृत्व कितना है। ठीक है, तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं 3, 5, 2, 1, 1, 3, 5, 2, 2, 5, 3, 1 और 5, 2, 1, 3। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट में आंसर डालिए कि पहले तो ये देखिए कि न्याय कितने प्रकार के हैं। तो न्याय है भैया हमारे पास 3 प्रकार के। ठीक है, न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। राजनैतिक तो नंबर पूछ लिए हैं भैया, बस नंबर पूछ लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। स्वतंत्रताएं कितनी है, तो ये कितने प्रकार के न्याय हो गए, 3 प्रकार के न्याय हो गए। तो जल्दी से देखो कि भैया किस ऑप्शन में आ रहा है, पहले 3 किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में आ रहा है। तो भाई पहले ही ऑप्शन में 3 आ रहा है, तो इस तरीके से ऑप्शन से ही एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन ए तो खैर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जिनको नहीं पता है वो अब आगे नोट कर लो कि स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है, 5 प्रकार की है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो ये कितने प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, 5 प्रकार की स्वतंत्रता ये हो गई। तो 3 के बाद 5 आ रहा है पहले ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है जी। फिर उसके बाद समानता,
ठीक है, किसकी बात की गई है? समानता की बात की गई है। तो समानता कितने प्रकार की है भाई? समानता या समता की जो बात की गई है, समता कितने प्रकार की दी गई है? समता दी गई प्रतिष्ठा और अवसर की। किसने की? प्रतिष्ठा और अवसर की। ठीक है, प्रतिष्ठा और अवसर की। तो कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के हो गए। 3 5 2 तो आ रहा है भाई, पहले में भी 2 आ रहा है। भ्रातृत्व, तो यानी कि बंधुत्व या भ्रातृत्व को बताया गया है किसमें? इसी में ही आपके उद्देशिका में। तो भ्रातृत्व, तो जो भ्रातृत्व की भावना है यानी कि भाई बंधुत्व की भावना है, तो बंधुत्व जो दिया गया है वो केवल और केवल एक बार दिया गया है। तो क्या हो गया? आंसर हो जाता है हमारा 3 5 2 और 1। ठीक है, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो छूटने वाला नहीं है। इसको और अच्छे उद्देशिका को और अच्छे से पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाओ, पॉलिटी की क्लास देखो। पहले ही क्लास ही मैंने प्रस्तावना को लेकर ही डाली थी। ठीक है, जिन्होंने रेगुलर फॉलो किया है उनके लिए मुश्किल नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो अब आपका आ जाता है, किससे रिलेट करके क्वेश्चन आ जाता है? साइंस से रिलेट करके क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो हमारे बेसिक जीएस के क्वेश्चन चल रहे हैं, यह भी हमारे 10 5 2 2 5 5 करके सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आपके सिलेबस में दिए हुए हैं। पूरा स्ट्रक्चर अब मैंने आप लोगों को बताया भी है कि यूपी ट्रिपल एससी का पूरा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, कमेंट करते रहो, अपने आंसर देते रहो और आगे की तरफ बढ़ते रहो। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या, ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ज्योग्राफी कह रहा हूँ, पॉलिटी याद आ रहा है भाई, साइंस से क्वेश्चन है। ठीक है, किससे है? साइंस से क्वेश्चन है। सामान्य विज्ञान से प्रश्न है स्क्रीन पर कि ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में, भाई ऊर्जा का विकल्प क्या होगा भविष्य में? इस चीज के लिए ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में भी रेगुलर उठा हुआ है कि विकल्प के रूप में किसको? ऊर्जा के विकल्प के रूप में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, हाइड्रोजन या पेट्रोलियम। तो इसका आंसर क्या होगा? काफी समाचारों में भी रहा है और जो लोग रेगुलर मतलब करंट अफेयर्स जो देख रहे हैं उनमें मैं जो डाल रहा हूं उसमें भी मैंने बताया कि हाइड्रोजन जो है उसके लिए अभी हाल ही में काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन भी किए गए हैं और उन सम्मेलनों में जो है इन हाइड्रोजन को एक ऊर्जा के विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है कि हाइड्रोजन जो है H2 ऊर्जा के एक नए विकल्प के रूप में देखा जा रहा है भविष्य में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में नहीं होता है तो ऑप्शन है आपके सामने विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। विटामिन ए, प्रोटीन, एंजाइम या हार्मोन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चे विटामिन। जिनको पता है विटामिन ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, बल्कि प्रोटीन, एंजाइम और हार्मोन्स जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं, बनते हैं। ठीक है, लेकिन विटामिन ए जो है वो हमारे शरीर में नहीं बनता है। तो याद करके रखिएगा, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए के साथ साथ अगर आप देखें तो विटामिन ए और सी ये भी जो है हमारे शरीर में नहीं बनता है, इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो ये तो हमारा 27वां क्वेश्चन हो गया भाई। 28वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अब जो है जीएस के क्वेश्चंस जो है 30 तक हम लोग रखते हैं। 30 क्वेश्चन जीएस से आने वाले हैं। मैं पहले भी इसका क्लासिफिकेशन कर चुका हूँ। 30 इससे हैं, 10 जीए से हैं और 10 करंट अफेयर्स से, यानी टोटल 50 क्वेश्चन जो है आपका, यानी कि 100 में से 50 नंबर जो है इसी के रखे हुए हैं पीईटी के एग्जाम में। ठीक है, तो जिन लोग रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल काम ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सफल क्लोन जंतु था। क्लोन क्या होता है? क्लोन यानी कि सेम जो है आपके जैसा ही एक दूसरा व्यक्ति को खड़ा कर देना। ठीक है, यानी कि एक हम शक्ल कह सकते हैं या फिर प्रतिरूप कह सकते हैं। एक जैसा व्यक्ति है उसी तरीके का बना। तो पहला सफल क्लोन कौन था? भेड़, उलक, खरगोश या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधा सा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, बड़ा ही आसान प्रश्न है, समाचारों में भी कई बार रहा है और कई बार पूछा भी गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? भेड़। भेड़ इसका आंसर होगा। और इस भेड़ का नाम क्या रखा गया था? भेड़ का नाम भी कई बार पूछा गया है। क्या नाम था? डॉली। डॉली नाम था इसका। क्या नाम था? डॉली नाम था। और कहां पर इसका आविष्कार कहां के वैज्ञानिकों ने किया था? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने। कहां के? स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने। स्कॉटलैंड के वैज्ञानिकों ने 1990 में भेड़ का एक क्लोन तैयार किया था, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, आप 1996 में किया था, 1990 में, 1996 कर लीजिएगा। 1996 में इसको किया था। ठीक है, कब किया था? 1996 में इसको किया था। क्लियर है? तो 1996 में स्कॉटलैंड में डॉली नाम की एक भेड़ का आविष्कार किया गया, जो कि क्लोन है, एक प्रतिरूप है। ठीक है, साइंस से एक बेसिक क्वेश्चन ये आपके सामने। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये भी साइंस से है।
आसान प्रश्न है, पीएच मान पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है? पीएच मान पूछ लिया है। किसका पीएच मान पूछा है? दूध का पीएच मान पूछा है। तो दूध का पीएच कितना होता है, यानी पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, कोई बताएगा? पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका पीएच मान कितना होता है दूध का? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, 6.1, 6.6, 8.0, 7.4। तो देखिए दूध का जो पीएच मान है वो वेरी करता है 6.4 से 6.8 के बीच में। तो इनके बीच में क्या आ रहा है? 6.6 आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा हमारा? 6.6। तो ध्यान रखिएगा दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.6 या 6.4 से 6.8 के बीच में अगर दिया हुआ है तो वही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा जीएस का कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? चुंबकीय सुई बेसिक क्वेश्चन है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चुंबकीय सुई किस और सूचित करती है या निर्देश देती है या संकेत करती है? तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर या आकाश। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा उत्तर, ठीक है। जो आपने कंपास देखा होगा, दिशा सूचक यंत्र जो होता है उसमें क्या दिखाता है? उत्तर की तरफ सूचित करता है, नहीं करता है? तो वो चुंबकीय सुई होती है। क्या होती है? उसे चुंबकीय सुई कहा जाता है। वो उत्तर की तरफ हमें दिखाती है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी कि जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड बने हुए हैं उसके आधार पर दिशाओं का ज्ञान कराती है, ठीक है। तो ये तो थे आज के हमारे जीएस से रिलेटेड 30 क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट, जिसमें 5 करके जो है सभी सब्जेक्ट्स को लेकर दिया गया, जैसा कि सिलेबस में बताया गया है। अब बात कर लेते हैं जीए की। जो जीए से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं और करंट अफेयर्स से लेकर क्वेश्चंस कौन कौन से बने हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, स्क्रीन पर है। अगर किसी को आंसर पता है तो बताइएगा। एक बुक का नाम है और इस किताब के लेखक कौन है ये पूछा हुआ है। एक किताब किसकी है, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए। और काफ़ी चर्चित किताब रही है ये, और इसको लेकर जो है काफ़ी चर्चा में भी रहे थे लिखने वाले व्यक्ति, क्योंकि इन्होंने अपने जीवन के संघर्ष को इसमें लिखा है और एक बीमारी से ग्रसित भी रहे थे। तो अब आप लोग समझ ही गए होंगे। तो क्वेश्चन क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा या एडम गिलक्रिस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, युवराज सिंह, युवराज सिंह। तो ये आत्मकथा है, ठीक है, यह आत्मकथा है किसकी? युवराज सिंह की। और इन्होंने इसमें जो बात की है अपने कैंसर से, जब ये पीड़ित थे, जो लंग्स कैंसर था इनको, उससे पीड़ित थे, उस समय की इन्होंने बात की है इसमें। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ मतलब अपने जीवन में जो इन्होंने टेस्ट मैच खेला उस चीज़ को इसमें बताया गया है और इन्होंने बताया है, अपनी आत्मकथा को इसमें डाला है। तो ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह। इसी तरीके से अगला प्रश्न लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिवस को लेकर प्रश्न है और अक्सर करंट अफेयर्स में बना रहता है, और अभी पिछली जो दिसंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स थी उसमें मैंने इसको डाला भी था कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। स्क्रीन पर ऑप्शंस हैं कि 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, 25 दिसंबर या फिर 31 दिसंबर। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, जिनको भी पता है आंसर दे दें, तुरंत आंसर दें इसका। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 दिसंबर। तो 3 दिसंबर 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी। तो 3 दिसंबर को इस अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, जो कि यूनाइटेड नेशन ने, संयुक्त राष्ट्र ने इसकी शुरुआत की थी। कब? 3 दिसंबर 1991 में। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जीए से रिलेटेड, जल्दी जल्दी करते हैं। ऑप्शन स्क्रीन पे क्वेश्चन है कि निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्न गैसों में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर सीधा सा होगा, क्या होगा? ऑक्सीजन इसका सीधा सा आंसर होगा कि ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यानी कि हरित गृह गैस नहीं है। हरित गृह गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होती है, CH4 है, नाइट्रस ऑक्साइड होती है, ओजोन होती है, जल वाष्प होती है। ये जो है मुख्य रूप से क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। और इसमें भी जो सबसे प्रमुख है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसकी वजह से आज हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? ग्लोबल वार्मिंग की बात
कर रहे हैं। चलिए इसी तरीके से अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका चिपको आंदोलन से संबंधित, ठीक है, चिपको आंदोलन से संबंधित है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन एक तरीके से जो बना हुआ है वो इस वजह से बना हुआ है क्योंकि अभी हाल ही में चिपको मूवमेंट के जो शुरुआत करने वाले थे उनकी मृत्यु भी हुई है, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। तो अभी ये प्रश्न जो है इसी से ही बना हुआ है। तो क्वेश्चन है किससे संबंधित है, पादप संरक्षण से, बाघ परियोजना से, या घड़ियाल परियोजना से, या पादप परियोजना से। तो इसका आंसर क्या होगा, सीधा सा है पादप संरक्षण से। क्या होगा आंसर इसका, पादप संरक्षण से। पादप संरक्षण से इसका आंसर होगा बिल्कुल सही। और चिपको आंदोलन, इसकी शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, चिपको आंदोलन की जो शुरुआत है 1973 में की गई, किसके द्वारा, सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। वृक्षों को बचाना, जंगल के जो वृक्ष थे उनको बचाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। तो पादप संरक्षण से संबंधित है। सुंदरलाल बहुगुणा जी की अभी हाल ही में मृत्यु भी हुई है। चलिए अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर से ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु या चेन्नई। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, ऑप्शन ए कोयम्बटूर। कोयम्बटूर इसका आंसर होगा। कहाँ का मैनचेस्टर पूछा है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा है। कहाँ का, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा है। यदि भारत का मैनचेस्टर पूछता, भारत का मैनचेस्टर, तो क्या होगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद होगा, अहमदाबाद होगा। अहमदाबाद कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। इसी तरीके से कोयम्बटूर कहाँ है, तो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और यदि उत्तर भारत का पूछे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो क्या होगा, कानपुर होगा। कानपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन इस तरीके से क्रिएट हो जाते हैं। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन भी, दुनिया का सबसे छोटा देश, देखिए जीए के क्वेश्चन है, सामान्य जानकारी के क्वेश्चन है, और जहाँ सामान्य जानकारी के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से ही बनते हैं। बेसिक और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो इससे पहले मैंने आपको 30 जीएस के क्वेश्चन करवाएं, वो कुछ उस तरीके के, अंतर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जीए के क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आपके सामने रखे जा रहे हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा देश, नेपाल, वेटिकन सिटी, मालदीव या श्रीलंका। तो इसका आंसर क्या, बड़ा ही आसान प्रश्न है, बहुत से लोगों ने इसका आंसर दे भी दिया होगा, वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी कहाँ है, रोम के पास है, रोम में, इटली, ठीक है, रोम इटली में है। और वेटिकन सिटी जो है ये 1929 में इसको मान्यता मिली थी एक सब देश के रूप में। मुख्यतः पादरियों का देश है, पादरियों का देश है। और ये वेटिकन सिटी में मुख्यतः पोप रहते हैं। पोप कौन, जो ईसाई धर्म के धर्म गुरु हैं, सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर है, क्या है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से प्रधानमंत्री हैं, किस क्रम के प्रधानमंत्री हैं, ये स्क्रीन पर दिया हुआ है। श्री रामनाथ कोविंद किस क्रम के माफ कीजिएगा राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति हैं, ठीक है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, 16वां, 14वां, 12वां या 11वां। तो इसका आंसर क्या होगा, 14वां, 14वें राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं कौन, रामनाथ कोविंद, भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। इनसे पूर्व कौन राष्ट्रपति थे, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि भारत में नवपाषाण काल गुफा चित्रकारी कहाँ मिलती है, ठीक है, कहाँ मिलती है। तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर, अजंता की गुफाएं, उदयगिरी, मेहरगढ़ या भीमबेटका। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं जो कि कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश में नवपाषाण कालीन जो चित्रकला है, चित्रकला कहाँ, किस टाइम की चित्रकला जो है वह नवपाषाण काल की है, नवपाषाण कालीन चित्रकला है, ठीक है, भीमबेटका में जो पाई गई चित्रकलाएं हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन नेवल एक्सरसाइज से पूछा गया है, किससे पूछा गया है, नेवल एक्सरसाइज से इसका क्वेश्चन पूछा गया है कि सिम्बेक्स, जल्दी जल्दी करते हैं, सिम्बेक्स फटाफट। तो सिम्बेक्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच की गई। तो ऑप्शन है भारत, म्यांमार, श्रीलंका, सिंगापुर, भारत, भूटान, म्यांमार और सिंगापुर, भारत, भूटान और सिंगापुर, और भारत और सिंगापुर। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बड़ा ही आसान है। देखिए सिम्बेक्स की स्पेलिंग आपको पता है, सिम्बेक्स की स्पेलिंग आपको पता है, सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर और भारत। तो इसका आंसर होगा सिंगापुर
और भारत। रटने की जरूरत नहीं है कि ये सिम्बक्स किसके बीच होता है, भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। तो सीधा सा SIS फॉर सिंगापुर और I फॉर इंडिया, सीधा सा इसका फुल फॉर्म भी यही है, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज, ये इसका फुल फॉर्म है। तो किसके बीच है, सिंगापुर और भारत के बीच है। तो इसी तरीके से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं जल्दी से कि हाल ही में संपन्न IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग 2020 प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो स्टेटमेंट दिए हुए हैं 3 और ऑप्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद पहला स्टेटमेंट है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यह IPL का 13वां संस्करण है। दूसरा है कि दिल्ली कैपिटल को हराकर मुंबई इंडियंस ने प्रतियोगिता का विजेता बना। तीसरा स्टेटमेंट है, यह प्रतियोगिता का फाइनल मैच मुंबई में खेला गया। अब इस स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये पूछ रहा है और ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके सामने, केवल एक और दो, एक और तीन, एक, दो और तीन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 2। 1 और 2 क्यों होगा भाई, तीसरा क्यों नहीं होगा? तीसरा इस वजह से नहीं होगा क्योंकि फाइनल जो खेला गया था वह दुबई में खेला गया था, UAE में, ना कि मुंबई में खेला गया। और बाकी के दोनों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, 13वां संस्करण है और इसमें कौन जीता, मुंबई इंडियंस जीती थी 2020 IPL में। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी स्क्रीन पर है, पनडुब्बी को लेकर है और ये भी करंट अफेयर्स से है। सीधे क्वेश्चन आपका किससे है, करंट अफेयर्स से है। जिन लोगों ने करंट अफेयर्स रेगुलर फॉलो की है उसके लिए क्वेश्चन का आंसर देना बड़ा ही आसान है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिख ही रहा है, तो जल्दी से जो है शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और आंसर दीजिए। इसका क्या है क्वेश्चन कि भारत में हाल ही में भारतीय नौसेना में स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी वागीर, कौन सी पनडुब्बी, 5वीं वागीर, और किस श्रेणी की पनडुब्बी है भाई, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। किस श्रेणी की, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, कौन सी, वागीर। तो जो वागीर पनडुब्बी है उसको अभी भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। इस श्रेणी की पनडुब्बियों का डिजाइन किस देश ने तैयार किया था, किस देश ने तैयार किया है? जो स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं इसको किस देश ने तैयार किया है, तो फ्रांस क्या देश की जो कंपनी है उसने जो है भारतीय स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों के डिजाइन को तैयार किया है। ठीक है, तो ये पनडुब्बियां हैं किसने तैयार किया, फ्रांस देश की जो पनडुब्बियां हैं या जो डिफेंस कंपनी है वहाँ की, उसने जो है इन पनडुब्बियों को तैयार किया। स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं वो भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रोजेक्ट 75 के द्वारा जो है ये तैयार किया जा रहा है। ठीक है, 6 पनडुब्बियां हैं टोटल। इस प्रोजेक्ट में टोटल कितनी पनडुब्बियां हैं, टोटल 6 पनडुब्बियां हैं, जिसमें से 5 पनडुब्बियों को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो वो कौन कौन सी पनडुब्बियां हैं, तो ये पनडुब्बियां हैं आपकी INS कलवरी, INS खंडेरी, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला और INS वागीर, जो कि अभी हाल ही में शामिल की गई थी। 5 पनडुब्बियां जो है भारतीय नौसेना में शामिल की जा चुकी हैं और सबसे पहले जो शामिल की गई थी वो INS कलवरी को शामिल किया गया था 2017 में। कब शामिल किया गया था, 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया जा चुका है। तो स्कॉर्पियन श्रेणी की टोटल 6 पनडुब्बियां हैं, 5 जो है शामिल हो चुकी हैं। एक जो INS वागशीर है, वागशीर, वो अभी भविष्य में शामिल की जाएगी, उस पर कार्य चल रहा है। तो ये 5 पनडुब्बियां हैं जिनका संबंध किससे है, जिनका संबंध प्रोजेक्ट 75 से है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियां हैं, भारत और फ्रांस की यह संयुक्त परियोजना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से। अगला प्रश्न भी नौसेना अभ्यास से है। पासेक्स नौसेना अभ्यास में भारत के साथ हिस्सा लेने वाले देश हैं। स्टेटमेंट्स में 1, 2, 3 में दिया हुआ है रूस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1 और 2, 1 और 3, 1, 3 और 4, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन डी जो है 1, 2, 3 और 4। जो ये चारों के चारों जो है भारत के साथ पास एक्सरसाइज में शामिल होते हैं, पास एक्सरसाइज में शामिल होते हैं। यानी कि पास एक्सरसाइज जो है मुख्यतः भारत अपने मित्र देशों के साथ करता है। ठीक है, भारत अपने मित्र देशों के साथ करता है। अगला प्रश्न लेते हैं जल्दी से।
ऑप्शन स्क्रीन पर है क्वेश्चन आपका कि फोर्ब्स पत्रिका, ये सारे प्रश्न जो है करंट अफेयर्स में आए हुए प्रश्न हैं और इसके साथ साथ जो अक्टूबर 2020 से अब तक जितनी भी करंट अफेयर्स लक्ष्य पर डाली गई हैं उन सभी से ये प्रश्न हैं। और जिन लोगों ने अक्टूबर 2020 से अब तक के जो भी करंट अफेयर्स है देख लिए हैं उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा करंट अफेयर्स का, इस बात को मैं यहाँ से कह सकता हूँ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, बस अगर आप लोगों ने ईमानदारी के साथ फॉलो किए होंगे तो चलते हैं अगला क्वेश्चन भी। फोर्ब्स पत्रिका, ये बिल्कुल डिक्टो उसी तरीके से क्वेश्चन है जो करंट अफेयर्स में डाला था कि फोर्ब्स पत्रिका ने वर्ष 2020 में दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची हाल ही में जारी की है। इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं, इस सूची में शामिल किए गए भारतीय हैं, तो कौन कौन भारतीय हैं जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की, किसने जारी की? फोर्ब्स पत्रिका ने। आपके सामने दिया हुआ है स्क्रीन पर, स्टेट नाम दिए हुए हैं, फिर उसके बाद ऑप्शंस दिए हुए हैं, जल्दी से उसमें से छांट लो कि भाई कौन है, कौन कौन भारतीय हैं जो इसमें शामिल है। करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे से इसको समझाया था मैंने। तो इसमें जो नाम दिए हुए हैं, ये जो 4 महिलाओं के नाम दिए, इन चारों महिलाओं के नाम फोर्ब्स पत्रिका में डाले गए हैं, सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में से हैं निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर मल्होत्रा, किरण मजूमदार शाह और रेणुका जयती। तो इसमें ऑप्शन डी यानी कि चारों के चारों इसमें फोर्ब्स पत्रिका की सूची में शामिल हैं जो दुनिया की 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में आती हैं। जैसे कि निर्मला सीतारमण हम जानते हैं कि वित्त मंत्री रही हैं, तो 41वां स्थान इन्हें दिया गया है इस पत्रिका में। कौन सा? 41वां। किन्हें? निर्मला सीतारमण को। किसे? निर्मला सीतारमण को, ठीक है, 41वां स्थान दिया गया है। इसके बाद जो अगला स्थान है 55वां स्थान दिया गया HCL की है। HCL के कौन है? रोशनी नाडर मल्होत्रा, ठीक है, 55वां स्थान रोशनी नाडर को दिया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका 68वां स्थान। 68वां स्थान किसको दिया गया है? 68वां स्थान दिया गया बायोकॉम की संस्थापक हैं, बायोकॉम की संस्थापक हैं किरण मजूमदार। कौन? किरण मजूमदार, किरण मजूमदार को दिया गया है, ठीक है, मजूमदार को दिया गया है, किरण मजूमदार शाह, ठीक है। इसी तरीके से 98 स्थान किसको दिया गया है? 98 स्थान दिया गया है रेणुका जयती को। ये लैंडमार्क कंपनी की CEO है रेणुका जयती को, ठीक है। तो ये चारों को जो है फोर्ब्स की, किसकी? फोर्ब्स पत्रिका में इसको शामिल किया गया है। 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में से ये चारों इसमें आते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल करंट अफेयर से रिलेटेड है। आपकी स्क्रीन पर है पूरा क्वेश्चन कि मोरक्को ने इजराइल के साथ हाल ही में पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किए जाने की घोषणा की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है? पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, देखिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनने की पूरी ही संभावना बनी हुई है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है कि यह समझौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मोरक्को के राजा मोहम्मद 6 की बातचीत के दौरान हुआ। दूसरा है UAE, बहरीन और सूडान भी इजराइल के साथ शांति समझौता कर चुके हैं। डी ऑप्शन माफी स्टेटमेंट तीसरा है कि ट्रंप ने राजा मोहम्मद 6 को विवादित पश्चिमी सहारा पर मोरक्को के दावे को मान्यता देने का आश्वासन दिया है। तो अब आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसमें तीनों ही स्टेटमेंट क्या हैं? बिल्कुल सही दिए हुए हैं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इनके बीच शांति समझौते करवाए, जिसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए अगले वर्ष यानी कि 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा उसके लिए उनको नामांकित भी करने की बात की जा रही है। इस प्रकार के कार्य किए हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से कि 46वें G7 शिखर सम्मेलन, कौन सा सम्मेलन? ग्रुप 7 G7 शिखर सम्मेलन। करंट अफेयर्स से है, बिल्कुल सीधे क्वेश्चन ये कि G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहां किया जाएगा, कहां किया गया? तो ऑप्शन है लंदन, पेरिस, बर्लिन या जेनेवा। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान प्रश्न है, तो इसका आंसर होगा ये आयोजन किया जा चुका है। कहाँ किया जा चुका है? लंदन में किया जा चुका है। तो लंदन में किया गया। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन ने क्या किया है? बोरिस जॉनसन ने इसका आयोजन किया है G7 ग्रुप 7 का, और इसे D10 की संज्ञा भी दी है, यानी कि 3 अन्य देशों को भी इसमें शामिल करने की बात की गई है, साउथ कोरिया, जापान और इंडिया को। तो यहाँ पर D10 कहा गया है और भारत के जो PM हैं यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन में शामिल हुए थे। मुख्य अतिथि के रूप में उन्हें आमंत्रित किया गया था, किसके द्वारा? बोरिस जॉनसन के द्वारा G7 सम्मेलन में। चलिए अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान प्रश्न है और यह भी डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है कुछ, ये भी करंट अफेयर्स से है
कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने हाल ही में स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। यह परीक्षण निम्न में से किस विमान से किया गया था? तो ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मिग, राफेल, हॉक 1 या तेजस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉक 1। देखिए जिन लोगों ने भी करंट अफेयर्स देखा है उनके लिए बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो केवल देख रहे हैं, नोट डाउन कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो लेकिन फिलहाल ये भी जरूरी है कि अगर आप वो प्रैक्टिस से भी सीख रहे हैं तो सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए, लेकिन उसके लिए शेयर कीजिए ताकि मनोबल बढ़े हमारा, लाइक कीजिए, व्यूअर्स एंड सब्सक्रिप्शंस बढ़ाइए ताकि अगली क्लास भी मैं और ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस के साथ आप लोगों के सामने ला सकूं। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? हॉक। हॉक एक तरीके का हेलीकॉप्टर है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा HAL द्वारा बनाया गया था और इसमें स्वदेशी स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को लगाकर क्या किया गया? लॉन्च किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पद्म विभूषण को लेकर है। पद्म विभूषण को लेकर भी सारा करंट अफेयर्स मैंने आपको दिया था, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए और ऑप्शन दीजिए। इतने में बोर्ड साफ कर लेता हूं। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बड़ा ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर जो है सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा कि वर्ष 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार, कौन सा पुरस्कार? वर्ष 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे, प्राप्त करने वाले एकमात्र विदेशी थे। ऑप्शंस हैं एंजेला मर्केल, बोरिस जॉनसन, शिंजो आबे, डोनाल्ड ट्रंप। तो इसका आंसर क्या होगा? बड़ा ही आसान प्रश्न है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। मैं आंसर बताता हूं, ऑप्शन सी। कौन थे? शिंजो आबे। शिंजो आबे, शिंजो आबे अभी कौन थे? ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कहाँ के? जापान के। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रहे। ये एकमात्र विदेशी रहे 2021 में। 25 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई और ये कौन घोषणा करता है? गृह मंत्रालय द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। यानी कि ये जो पुरस्कार हैं वो किस मंत्रालय के द्वारा प्रदान किए जाते हैं? गृह मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रपति जो है प्रदान करते हैं, राष्ट्रपति देते हैं। तो इसमें शिंजो आबे एकमात्र ऐसे विदेशी रहे जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए इसके साथ ही चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL द्वारा स्वदेशी तेजस मार्क 2 मल्टी रोल कॉम्बैक्ट जेट को कब लॉन्च करने की योजना बनाई गई? ठीक है, तो ऑप्शन है 2022, 2023, 2024, 2025। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2022। 2022 तक जो है इसको लॉन्च किया जाएगा और इसके लिए जो उत्पादन की प्रक्रिया है पूर्ण रूप से जो शुरू की जाएगी वो 2025 से शुरू की जाएगी। किसकी? तेजस मार्क 2 की। तेजस मार्क 2 जो कि हमारा जेट विमान है उसकी जो एक लॉन्च किया जाएगा 2022 में और उत्पादन प्रक्रिया 2025 में शुरू की जाएगी। तो इसको लेकर भी करंट अफेयर्स मैंने बनाया था और बड़े अच्छे से आप लोगों तक पहुंचाया था। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सीधे करंट अफेयर्स से और फरवरी के करंट अफेयर्स से है कि फरवरी 2021 में भारतीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी NHA के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? NHA के CEO, किसके CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है इंदु भूषण, राजीव कुमार, राम सेवक शर्मा या श्रीपद नाइक। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालिए, क्योंकि ये करंट अफेयर्स है और हाल ही का करंट अफेयर्स है। जिन्होंने देखा होगा काफी अच्छे से आंसर दिया ही होगा इसका। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, राम सेवक शर्मा। राम सेवक शर्मा। तो जो राम सेवक शर्मा है वहां से ये नियुक्त किए गए हैं अभी किसके? ट्राई के मतलब माफ कीजिएगा NHA के जो CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले ये ट्राई के क्या थे? अध्यक्ष थे। ट्राई के टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि दूरसंचार को नियंत्रित करने वाली जो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसके ये पहले क्या थे? अध्यक्ष थे, उनके रूप में काम किया है। ठीक है, NHA के पूर्व जो CEO थे वो कौन थे? इंदु भूषण थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है, इंदु भूषण थे। ठीक है, क्लियर है? तो उनका स्थान लेंगे कौन? राम सेवक शर्मा, NHA नेशनल हेल्थ अथॉरिटी यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण में। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज के हमारा
प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन, यानी करंट अफेयर्स के भी 10 क्वेश्चन पूरे होते हैं। और आज का हमारा 50वां क्वेश्चन है, वो क्या है आपकी स्क्रीन पर है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस फरवरी का है, ये फरवरी में मनाया जाता है भैया, हिंट दे दिया है मैंने। ऑप्शंस आपके सामने 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या 5 फरवरी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा बच्चे, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालो। बड़ा ही आसान प्रश्न है और डेज से क्वेश्चन आपसे 100% पूछे ही जाएंगे। तो इसका आंसर होगा 4 फरवरी। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के हमारे 50 ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाने की पूरी संभावनाएं हैं। उससे रिलेट करके क्वेश्चंस बड़े आराम से पूछे जाएंगे। तो जिन लोगों ने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे दिए हैं, जिनमें गलतियां भी हुई हैं, उनसे आपने सीखा भी है। लेकिन जो लोग केवल देख रहे हैं, आंसर्स नहीं दे रहे हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूंगा, देखिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, ताकि आप लोगों का एक मनोबल बढ़े और साथ साथ में हमारा भी मनोबल बढ़े। शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि अगली क्लास जो है मैं और अच्छे क्वेश्चंस के साथ आपके सामने रख सकूं। तो इसी के साथ ही ये वीडियो के लास्ट तक, क्लास के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्रिप्शंस ऑफ नंबर्स बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।